हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड टू एनटीए नेट जीआरएफ 2021। तो आज की वीडियो पूरी देखने के बाद वीडियो बंद मत कर दीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो मैं करूँगी और वो मैं ये पूरे वीडियो के एंड में करूँगी, तो उस टाइम तक रहिएगा। तो पेपर 1 है ये, ठीक है, और क्लास 12 हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज का जो टॉपिक है उसको करने के बाद हमारा दिसंबर का जो करंट अफेयर्स है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और इसके बाद हम जैन का करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, Apex Committee for the Implementation of the Paris Agreement. This topic is very important. Then nationally determined contribution of India. Again another important topic. Then eco bridges for mammals and reptiles. इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिए और लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे इज ऑब्जर्व्ड इन द मेमोरी ऑफ। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे हम किस चीज़ की, कौन सी ऐसी ट्रेजिडी है या इवेंट है जिसकी मेमोरी में हम इसको मनाते हैं। तो ऑप्शन है आपके भोपाल गैस ट्रेजिडी, ऑप्शन बी है आपका ऑयल रिफाइनरी ट्रेजिडी, ऑप्शन सी है आपका ऑयल स्पिल ट्रेजिडी एंड ऑप्शन डी है आपका सुनामी ट्रेजिडी। सो द राइट आंसर इज, आप अपने आंसर्स दे दीजिए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज भोपाल गैस ट्रेजिडी। तो बेसिकली नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे जो है ये उन लोगों के लिए मनाया जाता है जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी भोपाल गैस ट्रेजिडी में। ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजिडी के बारे में सबको पता ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो ये सेलिब्रेट किया जाता है दिसंबर 2 को, या आप कह लीजिए कि सेलिब्रेट तो नहीं बोलेंगे, ऑब्जर्व किया जाता है। बेसिकली हम इसको मनाते हैं या उस दिन हम उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ जो है वो खोई थी भोपाल गैस ट्रेजिडी में। तो नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे जो है इसमें बेसिकली लोगों को अवेयर कराया जाता है कि कौन से ऐसे लॉज हैं जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं टू हेल्प टू कंटेन पोल्यूशन। जो पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए जो लॉज हैं उनको अवेयर कराते हैं, उनके बारे में बताते हैं इंडियन सिटीजन्स को। ठीक है, और इस तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी नेशनल अथॉरिटी बनाई गई है जो कि कार्बन मार्केट्स को रेगुलेट करेगी। अभी नेशनल अथॉरिटी क्या है, कौन है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेरिस एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन है आपका, हु विल एक्ट एज द नेशनल अथॉरिटी फॉर रेगुलेटिंग कार्बन मार्केट्स विद इन द कंट्री। एंड ऑप्शंस में है आपके AIPA, NDA, NDCs एंड RDAs। तो यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म नहीं दिया हुआ है क्योंकि फुल फॉर्म अगर मैंने दिया होता तो आपको इजीली आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ऑफकोर्स क्वेश्चन इस तरीके से नहीं फ्रेम होगा, बट इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके का बनेगा। तो एक बेसिक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बना दिया। तो राइट आंसर यहाँ पे AIPA है। ठीक है, और बाकी के क्या आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि AIPA का फुल फॉर्म क्या है और बाकी का फुल फॉर्म क्या है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान हुई है क्योंकि बाकी मैंने ऐसे ही बनाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो AIPA बेसिकली है क्या? AIPA का फुल फॉर्म है एपेक्स कमिटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। तो बेसिकली ये है क्या, क्यों बनाई गई है? तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाई है, ठीक है, उसको नाम दिया है AIPA। और ये कमिटी क्या करेगी? ये कमिटी ये देखेगी कि जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट है, जो हमारे ऑब्लिगेशंस हैं पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड, उसको हम कितना फुलफिल कर पा रहे हैं और किस तरीके से फुलफिल कर पा रहे हैं। इस कमेटी की बहुत ज़रूरत थी क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट में हमने बोल दिया कि हाँ ठीक है हम फुलफिल करेंगे, बट वो चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट होगी पूरी कंट्री में और क्या हम उसको फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, इस चीज़ को चेकआउट करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया है। और इस कमेटी का चेयरमैनशिप कौन होगा? तो इसकी चेयरमैनशिप दी गई है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किसको चेयरमैनशिप दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है, और क्यों बनाई गई है ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें ये कमेटी करेगी क्या? ये कमेटी आपका ये काम करेगी कि जो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है, जिनको हम NDCs बोलते हैं। अब ये क्या है इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो बेसिकली ये उनको देखेगी कि NDCs को अच्छे से मीट किया जा रहा है या नहीं मीट किया जा रहा है। ठीक है,
और ये इसका और क्या काम होगा, इसका काम होगा कि ये कार्बन मार्केट्स को रेगुलेट करे। ठीक है, कितना कार्बन एमिशन हो रहा है, कितना कार्बन यूज़ किया जा रहा है, कार्बन से रिलेटेड कितनी भी चीज़ें हैं उनको रेगुलेट करने का भी काम यही कमेटी करेगी। मतलब वो देखेगी कि किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये कमेटी का काम क्या है, ये सारा कुछ मैंने लिस्ट डाउन किया है। इसको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, बट बेटर रहेगा कि आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको खुद से रीड कर लीजिए। अगर आप खुद से रीड करेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी। तो देखिए, मैंने आपको बता दिया कि मेन पर्पस क्या होगा इस कमेटी का। ये होगा कि वो देखे कि जो हम काम कर रहे हैं वो क्या सच में प्रॉपरली सेम डायरेक्शन में जा रहा है जो हमने प्रॉमिस किया है पेरिस एग्रीमेंट में, या नहीं जा रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ मतलब ये देखिए कि आर वी ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। ठीक है, अब इसमें इस कमेटी में कितने मेंबर होंगे, इसमें 17 मेंबर्स होंगे और ये रिस्पॉन्सिबल होंगे उन पॉलिसीज़ को बनाने के लिए जिसके लिए हम नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को लागू कर सकें। नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं, अगेन मैं इसको भी थोड़ी देर बाद आपको कवर करूँगी। तो इसके साथ साथ ये भी देखेगी कि जो हमारे UNFCCC है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसको जो भी मतलब हमें जो भी उसको बताना है कि हमारी रिपोर्ट क्या है, हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, ये कमेटी वो भी इंफॉर्मेशन UNFCCC तक पहुंचाएगी। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बोलें तो इस कमेटी में डिफरेंट जितने भी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको अलग अलग तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस फील्ड के लिए है, ये है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन के लिए। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि एक ऐसी कमेटी को बनाया गया है जो कि ये चेकआउट करे कि पेरिस एग्रीमेंट के जो हमारे जो डिटर्मिनेंट्स हैं, ठीक है, वो हम जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो हम मीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आपका नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है क्वेश्चन। तो ऑप्शन है आपका, एज पर नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंडिया हाउ मच परसेंटेज हैज़ टू बी इंक्रीज्ड इन द शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी बाय 2030। नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन के अनुसार इंडिया को कितना परसेंटेज अपना नॉन फॉसिल फ्यूल शेयर को इंक्रीज करना है इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में, विद्युत के क्षेत्र में 2030 तक। ऑप्शन है आपके 20%, 35%, 40% एंड 55%, एंड द राइट आंसर इज 40%। चलिए अब बात कर लेते हैं नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंडिया के बारे में। तो इंडिया ने 2015 में अपना एक नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस का एक रिपोर्ट था, या कह लीजिए नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस बनाकर एक सबमिट किया, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट में UNFCCC को। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि ये चीज़ें हैं जो हम अपनी कंट्री में अचीव करेंगे, ये ऐसे डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो हम करेंगे, जो हमने एक तरीके का गोल बना लिया है कि हम ये चीज़ें करेंगे ताकि हम पेरिस एग्रीमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर पाएँ। पेरिस एग्रीमेंट में क्या है, यही है एम हमारा कि ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना जाने दें। तो इसके लिए इंडिया क्या क्या करेगा, क्या क्या गोल सेट किए, उन गोल्स को ही हम नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस बोलते हैं। तो इसमें इंडिया ने मेजर 3 गोल्स को सेट किया। पहला तो ये था कि 33% से 35% लेकर आना है हमें अपना जो GDP हमारा एमिशन है, ठीक है। और ये जो इसको किससे कंपेयर किया जाएगा, 2005 के लेवल से कंपेयर किया जाएगा। और कब तक ये कम करना है, ये हमें 2030 तक कम करना है। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस भी फ्रेम होते आए हैं। उसके अलावा सेकेंड गोल जो था, ठीक है, इन गोल्स को याद कर लीजिए आप। जो सेकेंड गोल था वो ये था कि हमारा जो कार्बन सिंक है उसको हमें क्या करना है, 2.5 से 3 बिलियन लाना है, ठीक है। किस तरीके से, फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करके और एफॉरेस्ट्रेशन को हमें इंक्रीज करके। उसके अलावा इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके शेयर को हमें इंक्रीज करना है, कितना, 40%, कब तक, 2030 तक, ठीक है। ये 3 गोल इंडिया ने अपने लिए बनाए हैं, इन्हीं को हम नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंडिया बोलते हैं, और इनको हमें इम्प्लीमेंट करना है 2020 के बाद, ठीक है। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो को पॉज करके एक बार आप जब रीड करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फॉरेस्ट डिवीजन बिल्ड द फर्स्ट इको ब्रिजेस फॉर स्मॉलर मैमल्स एंड रेप्टाइल्स।
तो ये इको ब्रिजेस क्या होते हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो कौन से फॉरेस्ट डिवीज़न ने किया है? ऑप्शंस में आपका जिम कॉर्बेट है, गिर नेशनल फॉरेस्ट है, रामनगर है एंड मध्य प्रदेश है। एंड द राइट आंसर इज रामनगर ऑफ नैनीताल। तो रामनगर फॉरेस्ट डिवीज़न जो है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, तो इसने क्या किया, इन्होंने स्टार्ट किया फॉरेस्ट में छोटे छोटे इको ब्रिजेस बनाने का। इको ब्रिजेस क्या करेंगे, या इको डक्ट्स भी इनको हम बोल सकते हैं। इससे क्या होगा कि वाइल्ड लाइफ जो कनेक्टिविटी है वो क्या होती थी, वो हमेशा कभी कभी क्या होती थी कि बहुत डिसरप्ट हो जाती थी। किस वजह से? जैसे मान लीजिए कोई जंगल है, ठीक है, अब वहाँ पे कोई लाइन गई हुई है, रेलवे लाइन गई हुई है उसमें से, या फिर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी की कोई लाइन गई है या किसी तरह की लाइन गई है, तो उससे क्या होता था कि जो मैमल्स होते थे, छोटे या रेप्टाइल होते थे, वो उनको क्रॉस नहीं कर पाते थे, या क्रॉस करते थे तो मर जाते थे। तो वो प्रॉपरली उनको क्रॉस कर सकें और एक हिस्से से दूसरे हिस्से में उनको जाने में किसी तरीके की तकलीफ ना हो, इसके लिए उनके लिए इको ब्रिजेस बनाए गए हैं या इको डक्ट्स बनाए गए हैं, ताकि उनको ये लगे कि वो उसी एनवायरनमेंट में है। ठीक है, इसमें बहुत तरीके की चीज़ें हैं, जैसे अंडर पासेस थी, उनकी वजह से प्रॉब्लम होती थी, या फिर कोई टनल था उसकी वजह से प्रॉब्लम होती थी। तो इन सबको इस तरीके से कर दिया गया, इस तरीके से उनके आसपास ब्रिजेस बना दिए गए कि मैमल और रेप्टाइल को लगे कि वो जंगल के बीच में ही है और उनको पास होने में वो सेफली पास कर पाए, उनको क्रॉस कर पाए, और प्लस जो उनको लगे कि वो इको एनवायरनमेंट में ही है, ठीक है, वो सेम एनवायरनमेंट में है। तो ये आपका, इसलिए ये इकोडक्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो अभी रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन ने ये स्टार्ट किया है, धीरे धीरे ये ऑल ओवर इंडिया इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक टॉपिक है कि कभी मान लीजिए आपसे इकोडक्ट्स पूछ लिया गया या इको ब्रिजेस पूछ लिया गया कि क्या होते हैं, तो एटलीस्ट आपको पता हो कि इनका पर्पज़ क्या है और ये क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आज हमारी क्लास थी। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होंगे। ओके, तो लास्ट में मैंने बोला था कि मैं एक अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। तो अभी क्या करेंगे, अभी 2 दिन क्लास नहीं होगी। संडे के दिन हम एक क्लास रखेंगे जिसमें कि सारे क्वेश्चंस जो मैंने अभी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कराए हैं, वो सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में टेस्ट की तरह करवाऊंगी। ऑनलाइन नहीं होगी, प्री रिकॉर्डेड वीडियो होगा, आप अपना पॉज करके और आंसर दे सकते हैं। तो उसके लिए सारे टॉपिक्स को दोबारा से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका ये टेस्ट होगा। ओके, थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।